अब हम क्वेश्चन देखते हैं 101 से लेके। क्वेश्चन नंबर 1 है 101 की इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। बात करें आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक माना जाता है या कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है। ये कौन सा जो बताएं भी, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी मतलब एनी डोमिनो होता है इसका फुल फॉर्म। इसका प्रारंभ जो है क्या गुप्त काल का प्रारंभ श्री गुप्त से प्रारंभ होता है जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो डी ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा, धानिकटक होता हुआ कांची पहुंचा। यहाँ जो है अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये था मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। मथुरा औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वो लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बाणभट्ट निवासी था? तो ये कवि बाण जो था वो पाटलिपुत्र का निवासी था। बात करें बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें चीनी यात्री इत सिंह तो 671 या 672 ईस्वी में जब वो युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वो दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से लेकर 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वो चीन लौट गया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के काल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था वो भारत की यात्रा की थी। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। मतलब ह्वेनसांग ने जो है अपने जो है ग्रंथों में बताया है कि नालंदा
विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम यानी कि 415 से लेकर 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये जावा सुमात्रा से जो है प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये किस में वर्णित है? तो ताम्रपत्र लेख में। बात करें, पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बालपुत्र देव। बात करें, स्वर्णभूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो ये हो जाएगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। फिर से देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये थे चंदेल जो थे वो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बात करें विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो ये था धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अदिश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा कदम। बात करें, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य में कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर का क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। ये कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये विशाखदत्त, बहुत ही मशहूर। बात करें, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये जगह डी ऑप्शन, चंद्रबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड, जिसे राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट है स्वप्नवासो दत्ता के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भास जो है स्वप्नवासो दत्ता के लेखक है। इसे ये टीटी में भी आ चुका है 2019 के पेपर में। बात करें, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है जैसे प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा स्वप्नवासो दत्ता, उरुभंग, दूतवाग, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम, व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक और अभिमारक एवं चारुदत्त।
क्वेश्चन नंबर 119 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये कालिदास ने लिखा था। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें से प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये हो जाएगा मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष चरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ये एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, उसने जो है 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर या राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था ग्राम पंचायत यानी कि विलेज असेंबली के रूप में प्रसिद्ध था। क्या? ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। बात करें चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता, स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये जाएगा बी ऑप्शन, चोल। बात करें 126 क्वेश्चन, तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। उनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें से पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश नहीं हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करें भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से जो है 1210 ईस्वी तक वो ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की थी और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वो कुरान का पाठ करने वाला था। क्या हो जाएगा? कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। बाद में वो निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया था। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर जो है प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वो लाहौर से ही शासन करता था, इसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह
सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी जो गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ये थी लाहौर। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी कि लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को बात करें, साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान। बात करें गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1911 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कोहराम और सामाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। बात करें मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से लेकर 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वो बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुमति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली, वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-इ-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, तबकात-इ-नासिरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो ये किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। एक्सप्लेनेशन देखें तो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा बलबन। बात करें आगे, बलबन जो था वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मतलब नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है मतलब नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। बात करें जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वो स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के लिए मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये हो जाएगा जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। फिर अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। उनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। बात करें अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। बात करें अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वो मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशनें तथा वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो यह जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बात करें अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बात करें फिरोज शाह तुगलक का शासन काल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये हो जाएगा फिरोज तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर मतलब रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी कि दीवान बंदगान का गठन किया गया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। बात करें फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला क्वेश्चन है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देव राय सेकंड के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देव राय सेकंड जिनका कार्यकाल था 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक, उनके शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज़्म उल बहरीन में देवराय सेकंड के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा सैयद वंश हो जाएगा। बात करें तैमूर के आक्रमण मतलब 1398 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया।
1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वो तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा में है? तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सिकंदर लोदी। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वो लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वो शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वो गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर बुक्का। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी जो कि कर्नाटक में है हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये हो जाएगा हरिहर सेकंड। मतलब विजयनगर के हरिहर बुक्का पहले शासक थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बात करें 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड था 1377 से लेकर 1407 ईस्वी तक, वो सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा ने राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। उसने 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। मतलब क्या है, 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर हमला बोल दिया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वो शिव का उपासक था। शिव मतलब विरूपाक्ष का उपासक था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह। मतलब विजयनगर के जो राजा कृष्णदेव राय वो गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। बात करें विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। वारंगल, कोंडबिदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थी भू राजस्व। बात करें विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, भूमि का
भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट मतलब भूमि कर नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें मतलब अस्थवन या अथवन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हम्पी। आगे देखते हैं। हम्पी के खंडहर यानी कि वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये किससे था, ये था रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक जो है सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी रायगढ़। बात करें अगर 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। नेक्स्ट है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये था अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफ़र खां जिसे हसन गंगू 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक उनका टाइम पीरियड था, नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम हसानाबाद रखा। उसने जो है अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। कौन कौन से, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण था, जो है गुलबर्गा का प्रांत जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। मराठा काल में जो है सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो ये हो जाएगा जो है डी ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट हो जाएगा खराज और हो जाएगा उश्र और क्या हो जाएगा मुक्तई। ये हो जाएगा कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हो जाएंगे कौन कौन से, खराज, उश्र और मुक्तई। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें खराज, उश्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है। यह क्या है, खुम्स जो है ये लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में जो है दावा किया, तो जाएगा सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान था वो ज़मीन में जो है फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में
जो है दावा किया। बात करें अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं जो किस पे किया था, भूमि पैमाइश। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। इसीलिए जो है ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी को सही माना है। मतलब सही तो है सी और डी दोनों, ठीक है, सी और डी दोनों, लेकिन बिहार का पेपर है ना, तो उसने क्या माना है, अलाउद्दीन खिलजी को माना है। अगला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय से किससे संबंधित थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। बात करें भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से लेकर 1262 ईस्वी तक से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सुद्रउद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फताह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो यह जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी, इसीलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। अगला क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो ये था राज्य कानून से। बात करें जवाबित का संबंध क्या था? राज्य कानून से, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये चांदी और तांबा के थे। मतलब सल्तनत काल के सिक्के जो टंका, ससगनी और जीतल, तो टंका चांदी का था, ससगनी चांदी का था और जीतल जो था वो तांबे धातुओं के थे। बात करें सल्तनत काल में टंका जो था वो चांदी एवं जीतल तांबे का बना था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। बात करें भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 12वीं शताब्दी से। बात करें विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? तो ये था मिन्हाज-उस-सिराज। तबकात-ए-नासरी मिन्हाज-उस-सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञात है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बात करें भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वहीं कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वह कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। बात के दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मानी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। इसमें से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? पद्मावत का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था उसकी सैन्य कुशलता। बात करें पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया या बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सैन्य संख्या से कम थी, फिर भी उसकी कुशलता सैन्य नीति की चलती विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वो अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। तुजु के बाबरी कहते हैं यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। 48 क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो ये था 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो यह हो जाएगा हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1564 ईस्वी में कराया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये की थी गुलबदन बेगम ने। बात करें बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में
जिसे कुछ भी स्मरण हो वो उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्धस्थलों के नाम नीचे लिखे गए हैं। तो पहले देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देखो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है। फिर देखो आगे, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, जो है 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। किसको? हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान की शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। बात करें 17, देखो इसको याद रखना, ठीक है। जो है भिश्ती का नाम क्या था? निजाम नामक भिश्ती, जो उसने सहायता की थी हुमायूं की। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और बेबस होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। कब? 22 जून 1555 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। बात करें 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। फिर अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, सेना के सेनापति, वो थे हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। उसने नहीं होगा, ऐसे बोलो, राणा प्रताप बहुत मतलब हमारे भारतीय एक ही बहुत ही अच्छे वो थे, तो उनको क्या बोला जाएगा? उसने नहीं, उन्होंने बोलो, ठीक। थोड़ा सा तो हम लोग रिस्पेक्ट करते थे, बुक में पता नहीं किसने छापा, उसने बोल दिया। उन्होंने भारत की मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे दी थी, तो कम से कम हम लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके उनको शब्दों के द्वारा तो सम्मान दे सकते हैं। तो यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। उसने नहीं, आगे उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बात करें मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करता है। उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वो उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने
हिंदू मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा यानी कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में जो है चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बात करें भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा अकबर के टाइम में इंग्लिश का जो मतलब अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन हुआ। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। उसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जिसका शासन काल जो था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। क्या हो जाएगा? आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। वह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। एतमाद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 ईस्वी से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ऐसा मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो है प्राचीनकारी यानी कि पिट्राडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना पिट्राडुरा कहलाता है। बात करें पच्चीकारी या प्राचीनकारी जिसे पिट्राडुरा कहते हैं, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। आपको बता दें कि भारत में पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद-दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो क्या था? लगान निर्धारण का तरीका मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच में होता था। किसके बीच? राज्य और कृषक के बीच में होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। नंबर 1 नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूद, दूसरा नकदी अथवा जब्ती तथा थर्ड गल्ला बख्शिया बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबराज रीजन राइन हो जाएगा, ठीक है, के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, मतलब कौन सा ऑप्शन, अकबर को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर देखते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान-ए-अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लग गए थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नामक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। क्या हो जाएगा? दास्तान-ए-अमीर हमजा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।